नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नवंबर 2023 का प्रीलिम स्पेशल करंट अफेयर पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। सबसे पहला एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था 6 नवंबर 2023 को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और ब्राजील के जो एम्बेसडर हैं केनेथ नोब्रिगा, उनकी उपस्थिति में आनंदा डेयरी के साथ 2 ब्राजीलियन कंपनीज अमेरिया पैजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के साथ समझौता हुआ है। तो कैटल फीड जो है इसके प्रोडक्शन के लिए आनंदा डेयरी के साथ ये 2 ब्राजीलियन कंपनीज काम करेंगी और कैटल ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि जो गिर और कंकरेज जो वैरायटीज़ हैं काउस की, तो गिर और कंकरेज जो इंडियन काऊ ब्रीड्स हैं, यही कुछ जो है ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं, जो सेंचुरीज अगो यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जाई गई थी। तो शेयर्ड हेरिटेज है बोवाइन का, तो इस वजह से ये दोनों कंपनीज ब्राज़ील की आनंदा डेयरी के साथ काम करेगी। अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन के साथ समझौता हुआ है। गंगा नदी का जो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 1 एंड W1, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर डी। तो इस मार्ग का प्रयोग करते हुए अमेजॉन अपने शिपमेंट्स वगैरह को पहुंचाए, प्रमोट करे अपना ट्रांसपोर्टेशन इस NW1 पर, ये समझौता कुल मिलाकर हुआ है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने समझौता किया अमेजॉन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि अपना कार्गो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन जो है कस्टमर शिपमेंट्स का, वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ले जाया जाए नेशनल वाटरवे 1 से। कलर्स नामक जो टेलीविज़न चैनल है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था। एक बेसिकली शो बनाया जा रहा है जो जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के तहत जो गर्ल चाइल्ड का अबेंडनमेंट है उसके खिलाफ जागरूकता यहाँ पे बढ़ाना है कि गर्ल चाइल्ड का किस प्रकार अबेंडनमेंट होता है, उसको नहीं करना चाहिए। एक शो है डोरी नाम का जो है, ये प्रसारित हुआ था 5 नवंबर 2023 को कलर्स चैनल पे।
तो ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाती हैं जब कभी भी सरकार कुछ चीज़ें एडवर्टीज करके प्रमोट करती है, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। तो कलर्स टीवी चैनल है, इसने अपना एक शो प्रीमियर किया था डोरी नाम से। ये शो का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत और तंजानिया के बीच समझौता हुआ है। तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हसन भारत की यात्रा पर थी, 2 दिवस की यात्रा पर। कुल 6 समझौते यहाँ पर हस्ताक्षरित किए गए हैं और ये समझौते से एसोसिएटेड तो नहीं है फैक्ट, लेकिन ये जरूरी है। आईटी मद्रास का जो पहला इन्होंने ऑफशोर कैंपस खोला है, ये कहाँ पे खोला है? जंजीबार में। जंजीबार एक ऑटोनोमस रीजन है तंजानिया का ही, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक ये आईटी मद्रास का कैंपस जो अभी ओपन हो चुका है ऑफिशियली, फाउंडेशन स्टोन इसका मतलब कह सकते हैं इनॉग्रल इसका हो चुका है जंजीबार के प्रेसिडेंट के द्वारा। तंजानिया का एक ऑटोनोमस रीजन है जंजीबार का, तो वहाँ के प्रेसिडेंट अलग है, ठीक है। तो उनके हाथों से जो है इसका इनॉग्रल किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था इस आईटी मद्रास के ऑफशोर कैंपस का। एक आईआईटी दिल्ली कैंपस खोलना चाहता है आईआईटी दिल्ली। ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल कैंपस होगा आईआईटी दिल्ली का, ये खुलेगा अबू धाबी में, अबू धाबी। तो ये दोनों अलग अलग न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। तो तंजानिया अफ्रीका के मैप में यहाँ पर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका हो गया तंजानिया यहाँ पे। तो तंजानिया से बस थोड़ा सा दूर यहाँ पे इंडियन ओशियन में ये आपका आइलैंड एक तरीके से कह सकते हैं जंजीबार, यहाँ पे खुला है आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस। आईआईटी दिल्ली अपना कहाँ पे ग्लोबल कैंपस खोलेगी, ये हमने बताया आपको अबू धाबी में, ये अभी खुला नहीं है आईआईटी दिल्ली वाला। रशिया ने ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस से खुद को विड्रॉ कर लिया है। बहुत सारी ट्रीटीज यूक्रेन युद्ध के बाद खत्म की है रशिया ने, या फिर उसका पार्ट बनने से अब इनकार कर दिया है। इसमें से एक ट्रीटी है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो शीत युद्ध के काल में ये हस्ताक्षर हुआ था समझौता, नवंबर 1990 में ये हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें ये था कुल मिलाकर के कि जो कोल्ड वॉर के एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं आपसी सीमा पर या उसके निकट सेना एकत्र नहीं करेंगे, ये एक ट्रीटी कह सकते हैं, समझौता हुआ था। लेकिन अब जो है रूस इससे पीछे हट गया है। तो आ जाएंगे हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। जो जेवियर मिलेई ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, नए राष्ट्रपति अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस इसका कैपिटल है और एक तरफ इसमें अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। इसके साथ सबसे नज़दीकी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो फॉकलैंड आइलैंड है, ये यूके कंट्रोल में आते हैं फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना। श्री आलोक शर्मा ये न्यू एसपीजी के हेड बनाए गए हैं, न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के चीफ बनाए गए हैं। इसके बाद डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। डैनियल नोबोआ ने पूर्व राष्ट्रपति गुलेर्मो लैसो का स्थान ग्रहण यहाँ पे किया है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम इक्वाडोर की बात कर लें तो ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न भाग में पड़ने वाला एक कंट्री है, ठीक है। और ये जो है हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को ये फेस करता है। क्यूटो इसकी कैपिटल है और यहाँ पे आप हल्का सा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पड़ते हैं गल्पागोस आइलैंड। गल्पागोस आइलैंड यहाँ पे पड़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड में से एक है। फिर ल्यूक फ्रीडन ये बन गए हैं लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर। इनकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी। ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। लग्जमबर्ग आपको यूरोप में पड़ता है, ध्यान रखना है, और इसकी कैपिटल सिटी का नाम लग्जमबर्ग सिटी ही है, ठीक। और इसमें कई सारे रिवर्स आपको देखने को मिलती है, जैसे श्योर रिवर है, आवर रिवर है, ठीक है, क्लर्व रिवर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइरी रिवर देखने को मिलती है, ईश रिवर देखने को मिलती है, एलजेट रिवर देखने को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम में आने लायक है वह ये है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड है लग्जमबर्ग। ये सीमा साझा करता है जर्मनी से, ये सीमा साझा करता है बेल्जियम से और फ्रांस से घिरा हुआ है, ठीक है। सौरव गांगुली पहले भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा, फिर से उन्हें बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। सौरव गांगुली को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद पेड्रो सॉन्सेस स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नए क्या मतलब, एक तरीके से उनका कार्यकाल आगे बढ़ गया है, पहले प्रधानमंत्री थे, अब सेकंड टर्म के लिए बन गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर अनुषा शाह यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है और इस संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक वहां पे बनी है। ये हीरालाल समरिया केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख बन गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जो प्रेसिडेंट है हमारी, इन्होंने हीरालाल समरिया को शपथ दिलाई है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि जो CIC होते हैं
चीफ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और हीरालाल समरिया पहले एससी कम्युनिटी से आने वाले इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये बने हैं। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सैलरी किसके इक्विवेलेंट होती है, यानी कि किस हमारे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट होती है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स के इक्वल होती है? क्या ये हाई कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है इनकी सैलरी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर ये नए किंग बन गए हैं मलेशिया के। वहाँ पर राजशाही अभी भी चलती है, हालांकि टाइटलर हेड होते हैं वहाँ पे, किंग ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता है। तो सुल्तान इब्राहिम अब जो है वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के ये वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल के ईयर 2024 के लिए। इसके बाद शकुंतला एल भाया भारतीय अमेरिकी यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, अमेरिका के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें शामिल किया गया है। पंकज त्रिपाठी ये यूपीआई सुरक्षा कह सकते हैं एम्बेसडर बने हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे यूपीआई सिक्योरिटी फीचर्स को ये प्रमोट करें। कर्नल सुनीता बीएस आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर, ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं आर्म्ड फोर्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की। इसके बाद संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ही बन गए हैं आईआरसीटीसी के। सैम ऑल्टमैन, अब देखिए सैम ऑल्टमैन क्या है, पहले इनको निकाला ओपन एआई वालों ने जिनका चैट जीपीटी है, ठीक है, और एक वीक बाद फिर उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा नाटकीय ढंग से घटनाक्रम चला था। पहले ये आया कि सैम ऑल्टमैन हटा दिए गए ओपन एआई के सीईओ के तौर पर, अब एक हफ्ते बाद फिर आया कि इन्हें जल्द ही वापस बुला लिया गया है। ठीक, क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के 42वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। चार्ल्स हिपकिंस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। चार्ल्स हिपकिंस बने थे तो यूपीपीसी में पूछा था इस साल, अब ये हट गए हैं, अब इनकी जगह आ गए हैं आपके क्रिस्टोफर लक्सन। सुरेंद्र अधाना ये जो है यूएन एडवाइजरी कमेटी के लिए इनको चुना गया है वर्ष 2024 से 26 के लिए। 21 सदस्यों की एक कमेटी है सिक्योरिटी काउंसिल इनको चुनती है, तो उसमें से एक भारतीय है सुरेंद्र अधाना। कमला शिरीन लखदीर ये भारतीय अमेरिकी इंडोनेशिया में अमेरिका की राजदूत बनी है, तो ध्यान रखना है ये भारत की नहीं है, इंडोनेशिया में अमेरिका की एम्बेसडर बनी है कमला शिरीन। मतलब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन ऑफिसर हैं, लेकिन ये भारतीय मूल से, इस वजह से हम इनका नाम ध्यान रखेंगे। साइमा वाजेद ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें बनाया गया है WHO के द्वारा रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया का। भारत के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा घोषित की गई AI सलाहकार संस्था में नामित किया है। कौन कौन से लोग हैं? भारत से अमनदीप सिंह गिल हैं। हगिंग फेस इंडिया नामक एक फर्म है, उसके हेड रिसर्चर शरद शर्मा और नाजनीन रजनी, ये 3 लोग भारत से ये कह सकते हैं जो यूएन सिक्योरिटी जनरल ने AI एडवाइजरी बॉडी बनाई है उसमें शामिल किया गया इनको, भारतीयों को। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। साल के एंड में नवंबर और दिसंबर मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स काफी जरूरी होते हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान ये मिला है मधु कंकारिया इफ्को के द्वारा। केनेथ बाउल्डिंग पुरस्कार ये 2 लोगों को मिला है, डेविड बार्किन को और बीना अग्रवाल को। तो बीना अग्रवाल भारत से हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों के रिसर्च के लिए। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दीनानाथ राजपूत को मिला है नैयर फाउंडेशन की तरफ से। इसके बाद दाहन पुरस्कार ये दीप्ति बाबूता को मिला है, ये पंजाबी साहित्य की लेखिका हैं। दाहन पुरस्कार इनकी लघु कहानी संग्रह को मिला है जिसका नाम है अभूख इहो साइलेंदी है, ठीक है, और जिसका हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद होगा हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। 11वां ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज ये मिला है नंदिनी दास की किताब कोर्टिंग इंडिया को। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक की तरफ से ये मिला है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को, इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार अभी अनाउंस नहीं किए गए, नेक्स्ट मंथ आएंगे, लेकिन अबेंडेंस इन मिलेट नामक जो गीत है जो फाल्गुनी शाह या फिर रैपर फालू के नाम से जानी जाती है, उन्होंने गाया था और इस गीत को लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो इसको नामित किया गया। देखते हैं ग्रैमी इसको मिलता है कि नहीं। इसके बाद आपका पुरस्कार है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये मिला है नीता अंबानी को। बुकर पुरस्कार काफी जरूरी होता है साहित्य के क्षेत्र में। लास्ट ईयर 2022 का किसको मिला था? श्रीलंकन ऑथर शेहान गुणतलिका को, और ये काफी पूछा गया था हमारे एग्जाम्स में। पॉल लिंच को मिला इस साल, आयरलैंड के लेखक हैं, आयरिश लेखक, उनकी किताब है प्रॉफिट सॉन्ग,
के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग नामक नॉवल के लिए पॉल लिंच को, आयरलैंड से हैं ये। इसके बाद स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इशफाक सिंह को, उनकी फिल्म बर्लिन के लिए। जूरी पुरस्कार मिला है जोरम नामक फिल्म को, जो जल्द रिलीज होने वाली है इंडिया में भी। इसके अभिनेता है मनोज बाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार स्मिता तांबे को मिला है जोरम फिल्म के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। बैलन डियोर का पुरस्कार ये लियोनेल मेसी को मिला है 8वीं बार। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, एमी पुरस्कार में ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है द एम्प्रेस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सुजा ला कैडा नामक फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में वीर दास को, भारत के कॉमेडियन है, और डेरी गर्ल्स सीजन 3 को, तो वीर दास का नाम चाहे तो ध्यान रख सकते हैं एमी अवार्ड में। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये सलमान रश्दी को मिला है वैकवेल हैविल सेंटर के द्वारा। डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इसका नाम सही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, ध्यान रखिएगा, डिस्टर्बिंग ही सही है। इसके बाद राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश के द्वारा जो दिया जाता है उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। मध्य प्रदेश में पीसीएस एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, तो उसके लिए एक बार जरूर देख लीजिएगा, बाकी चाहे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। एमपीपीसीएस में आ सकता है। उत्तम सिंह को, म्यूजिक डायरेक्टर को, नेशनल लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान भी वहाँ का संस्कृति विभाग देता है, ये मिला है बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मिला है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर ये पुरस्कार मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर का। इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद कुमार अग्रवाल और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रॉय के जॉर्ज को एक तरीके से दिया है। वैसे तो देखा जाए तो इनका कहना है कि इन्होंने ये पुरस्कार दिया है कोविड-19 वॉरियर्स को। कोविड-19 वॉरियर्स में पूरा डॉक्टर्स आ जाएंगे, नर्सेस आ जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ आ जाएगा, वैज्ञानिक आ जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, रिसर्चर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। तो एक तरीके से कोविड-19 वॉरियर्स को ये पुरस्कार दिया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। हामिद अंसारी की तरफ से ये पुरस्कार कोविड वॉरियर्स को दिया गया। अब कोविड वॉरियर्स ऐसा तो नहीं कि पूरे देश भर के 5 लाख लोगों को देंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले 2 लोग हैं, शरद कुमार अग्रवाल और रॉय के जॉर्ज। दुर्गा भारत सम्मान ये पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में गार्डन रीच बिल्डर्स को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को चंद्रयान मिशन के सक्सेस के लिए ये वेस्ट बंगाल की तरफ से दिया जाता है, तो इसको देख सकते हैं, पहली बार ये पुरस्कार आया इसलिए। और क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक पुरस्कार ये पाकिस्तान स्थित क्लीन टेक स्टार्टअप शी गार्ड को मिला है। क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल अवार्ड शी गार्ड नामक स्टार्टअप को। दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है राजा कृष्णमूर्ति को, भारतीय मूल के अमेरिकी जो कह सकते हैं वहाँ पे लॉ मेकर हैं। निशान ए पाकिस्तान या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये मिला है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख ये कहे जाते हैं, और ये भारतीय नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पाने वाले 4थे भारतीय नागरिक हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। इसके बाद साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार मिला है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास फायरबर्ड को। ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखिएगा। सुरेश ईश्वर वाडकर को मिला है जो कि गायक हैं, काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स हिंदी गाए हैं इन्होंने। इसके बाद फेराडे मेडल ये प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलरॉज को मिला है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से। ईट राइट स्टेशन ये 2 नए बने हैं, रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन असम के। अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अभी अहमदाबाद में, इसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज कैटेगरी इसमें मिला है उत्तर प्रदेश को, ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। ईपीए राष्ट्रपति पुरस्कार और डिस्कवरी एजुकेशन 3M द्वारा अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार गीतांजलि राव को मिला है, जिल बाइडेन की तरफ से जो फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका है उनकी तरफ से। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के रिजल्ट आ चुके हैं। मिस यूनिवर्स 2023 या 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है शेनिस पेलियासियस ये बनी है। इससे पहले कौन बनी थी? आर बॉनी गैब्रियल 2022 में यूएस से। इंडिया की ओर से श्वेता शारदा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था भारत की तरफ से। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में नेपाल की मॉडल जैन दीपिका एक प्लस साइज मॉडल के रूप में हिस्सा लेने वाली पहली मॉडल बनी थी। प्रथम रनर अप, सेकंड रनर अप आप स्किप कर सकते हैं, सब आएगा नहीं। ये आएगा कि ये किस देश से हैं, ठीक है, ये निकारागुआ से हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे मंथ के इन अवार्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आने लायक एग्जाम में जो है ये 74वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो पुरस्कार समारोह होता है
उसमें जो कई सारे अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है एंडलेस बॉर्डर्स नामक फिल्म को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का ये पुरस्कार पौरिया रहीमी सैम को मिला है एंडलेस बॉर्डर्स नामक फिल्म में अपने काम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार ये मेलानी थेरी को मिला है पार्टी ऑफ फूल्स नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड ये स्टीफन कोमोंड्रेव को मिला है ब्लागास लेसन्स नामक फिल्म के उनके डायरेक्शन के लिए। विशेष जूरी पुरस्कार ये ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतारा नामक फिल्म के लिए, ये बहुत जरूरी आ सकता है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार पंचायत सीजन 2 को, सबने देखी होगी, काफी अच्छी वेब सीरीज है, ये तो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप हिंसा गाली गलौज इन सब वाली वेब सीरीज नहीं देखना चाहते तो। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये माइकल डगलस को मिला है। ICFT यूनेस्को गांधी पदक ये ड्रिफ्ट नामक फिल्म के लिए निर्देशक एंथनी शेन को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर में ज़्यादा कोई बुक्स नहीं है इस मंथ जरूरी वाली। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी की किताब है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड के इस समय के प्रमुख प्रसून जोशी ने इसको रिलीज किया था। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये इन 3 किताबों का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद किया था। इसके लेखक कौन है? राम भद्राचार्य महाराज हैं। राम भद्राचार्य महाराज की ये बुक्स लिखी हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इनका विमोचन किया था, तो एक बार इनके नाम देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम में वर्ल्ड सोरियासिस डे ये होता है 29 अक्टूबर को, वर्ल्ड सेविंग्स डे होता है 31 अक्टूबर को, यूनिटी डे होता है 31 अक्टूबर को। किसके बर्थडे पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। 10वां विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे ये 31 अक्टूबर को होता है। और इस बार के वर्ल्ड सिटीज प्रोग्राम का मेजबान सिटी कौन सा था? इस्तांबुल, तुर्की, इस्तांबुल। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का स्थापना दिवस क्या होता है? 1 नवंबर होता है, ध्यान रखना है। जो जिला दिवस ये 1 नवंबर को होता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। 12वां रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी इस बार थीम थी। 29वां राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को होता है। पहली बार 9 नवंबर 1995 को मनाया गया था। अच्छा, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत काम करता है। इसमें क्लॉज है कि विमेन जो है ये अप्लाई कर सकती है फ्री लीगल एड के लिए, कितनी भी उसकी आय हो और कितनी भी कैसी भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस हो, वो नालसा के द्वारा फ्री लीगल एड पाने के लिए पात्र है। और अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग सीमा निर्धारित की है वार्षिक इनकम की, कि उस इनकम लिमिट के आप भीतर हैं तो नालसा के तहत आपको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है। लेकिन ऑन पेपर ये सब चीज़ें कही गई हैं, रियलिटी में ये सब मिलता नहीं लोगों को, ये बड़ी समस्या है। 23वां उत्तराखंड फाउंडेशन डे, यूकेपीएससी का पेपर नेक्स्ट ईयर हो सकता है, उसमें ध्यान रखिएगा। 23वां हमने मनाया इस साल 2023 में, 9 नवंबर को होता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में उत्तरांचल इसका नाम था, बाद में वर्ष 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड इसका किया गया था। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 2023 ये 6 से 12 नवंबर को मनाया गया इस साल। 8वां नेशनल आयुर्वेदा डे, ये इंटरनेशनली इस साल मनाया गया है 100+ कंट्रीज में, इधर ध्यान रखिएगा। 8वां था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 10 नवंबर को इस बार बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा ये हर साल फिक्स नहीं है, ये किस दिन मनाया जाता है? धन्वंतरी जयंती पर या धनतेरस पर मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। इसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। 22वां शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को होता है। बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इस बार थीम थी। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इस बार थीम थी। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। वैश्विक दयालुता दिवस 13 नवंबर को। और वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस भी 14 नवंबर को होता है। और तीसरा जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को होता है। 10 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 15 नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा भगवान की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। नेशनल न्यू बर्न वीक ये 15 से 21 नवंबर को इस साल हुआ। प्रेस दिवस 16 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी 16 नवंबर को। फिलॉसफी डे भी 16 नवंबर को। मिर्गी यानी एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को। 6th नेशनल नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को। इसके बाद वैश्विक शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर को। बाल दिवस कह सकते हैं ग्लोबल या वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये 20 नवंबर को। नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। 27वां वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। 26वां वर्ल्ड फिशरीज डे ये 21 नवंबर को इस बार हुआ था। और
इस बार थीम थी सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस 24 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को। एक और चीज़ आपको बतानी है कि ग्लोबल फिशरीज डे के अवसर पर अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया का आयोजन यहाँ पे किया गया था 2023 में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये आपको वैसे वैसे मुझे ये लिखना था फिशरीज वाले में, मिल्क वाले में आ गया है, इसको हम खैर सही कर देंगे पीडीएफ में। इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क, इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। डीप फेक कंटेंट के लिए सरकार ने इंटरनेट कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, और ये ऑफिशियल्स का कहना है कि आईटी रूल्स नियम 3 क्लॉज 2B के तहत डीप फेक को मिथ्या प्रतिरूपण और भ्रामक सूचना के रूप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि डीप फेक इज क्लासिफाइड एज इम्पर्सनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अंडर रूल 3(2)B ऑफ आईटी रूल्स। अब डीप फेक के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। डीप फेक्स यूज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक एआई का यूज़ करते हैं। किस एआई का यूज़ करते हैं? डीप लर्निंग का, जिससे इमेजेस और वीडियोस को फेक किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, इसी को डीप फेक कहते हैं। पावरफुल टेक्निक का यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिससे विजुअल या ऑडियो कंटेंट या तो जनरेट किया जा सके या फिर जो अवेलेबल कंटेंट है उसको मैनिपुलेट किया जा सके, यानी कि अलग तरीके से दिखाया जा सके। मान लीजिए मोदी जी स्पीच दे रहे हैं अपनी कुछ, उनकी वॉइस वही रहेगी, वो कुछ और बोलने लगेंगे। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। डीप फेक आगे चल के काफ़ी जो है हार्मफुल हो सकता है, खासकर भारत जैसे जनसंख्या में जहाँ पर काफ़ी लिटरेसी है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं डीप फेक से। इवन फ्री सॉफ्टवेयर से ऐसी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई जो है वो नहीं है। इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये 9 से 20 अक्टूबर तक ये चला था न्यू दिल्ली में। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी कई एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सीर मछली की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 2 नई स्पीशीज खोजी हैं। अरेबियन स्पैरो सीर फिश है और रसेल स्पॉटेड सीर मछली। इन दोनों के नाम बस जरूरी हैं, जो हाईलाइट किया है, बाकी नहीं। सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स या फिर स्टूडेंट्स कुछ शोध कर रहे थे सतलज नदी की रेत पर, और उन्हें टेंटलम मिला है। टेंटलम के ट्रेसेस मिले हैं उसमें। टेंटलम के बारे में ध्यान लीजिए कि ये एक रेयर मेटल माना जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में होता है। सेमीकंडक्टर उपकरण इससे बनाए जाते हैं। भूरे रंग का बहुत भारी अत्यंत कठोर धातु होता है, और ये बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस वाला होता है। यानी एक ऑक्साइड लेयर अगर इसमें जम गई तो उसको जल्दी हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। चाइना ने स्पेस में अपने यंगेस्ट एवर क्रू को भेजा है, जिसकी औसत उम्र जो है कितनी है? 38 साल है। तो इतने यंग क्रू को पहली बार किसने भेजा है? चाइना ने। 18 माह में ओझल हो जाएंगे शनि के वलय। इसमें कहा जा रहा है कि जो शनि के वलय हैं, यानी जो सैटर्न के रिंग है, वो हम नहीं देख सकेंगे अब अर्थ में से, मतलब सैटर्न के रिंग कहीं जा नहीं रहे हैं, बस अर्थ से दिखेंगे नहीं, ये बात है यहाँ पे। पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजातियों की खोज की गई है। इसका नाम रखा गया है कैंडलोमाइसिस एल्बो स्क्वामोसोस। ई प्राइम लेयर पृथ्वी की अभी खोजी गई है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब पानी कोर मेंटल सीमा तक पहुंच जाता है तो कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बनाता है, तो ये लेयर बन जाती है, उसी को ई प्राइम परत हम लोग कह सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा म्यूजिक फ्रॉग नामक एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। म्यूजिक फ्रॉग की प्रजाति खोज अरुणाचल प्रदेश में। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी CERT ने। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। इसका नाम ध्यान रखिएगा, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव इंटरिम ड्रोन लाइसेंस फ्रॉम DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अमेजॉन द्वारा निर्मित किया जा रहा है एडवांस्ड AI ओलंपस। अमेजॉन अपना AI मॉडल बना रहा है जिसका कोड नेम है ओलंपस। गूगल का जो AI है उसका क्या नाम है? बार्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गूगल का जो है उसका नाम बार्ड है, और अमेजॉन अपना बना रहा है ओलंपस। नागालैंड की मिलाक नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, जिसका नाम रखा गया है बादिस लिमाकुमी। इसके बाद इंडिया के पहले AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर को मंजूर किया गया। इंडिया फर्स्ट AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर, इसको अप्रूव कर दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने अप्रूव कर दिया है। ये देश का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर है, और ये काफ़ी हद तक काम आएगा लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। डिफेंस में अगर हम देखें तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था मिलान हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
एक्चुअली मिलान हुआ नहीं है, इसमें अनाउंस किया गया है कि मिलान एक्सरसाइज ये होगी 19 से 27 फरवरी के बीच होगी, अभी हुई नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका ये प्लान वगैरह बताया गया था। एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज साइक्लोन, साइक्लोन लिखा है लेकिन इसको आप चक्रवात पढ़िएगा। इस एक्सरसाइज का क्या नाम होगा? चक्रवात। चक्रवात ये हुआ था 9 से 11 अक्टूबर के बीच गोवा में। तो वार्षिक संयुक्त HADR एक्सरसाइज ये हुआ था चक्रवात गोवा में। 7वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद ये हुआ था उटार नाम की जगह पर कजाकिस्तान में। दूसरा भारत और बांग्लादेश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में हुआ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था। ये बेसिकली एक सम्मेलन था, ठीक है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। द न्यू कंपस इसकी थीम थी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो हम समिट्स अभी देखेंगे और इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। तीनों सेनाओं का या फिर तीनों सर्विसेज का जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था त्रिशक्ति प्रहार, ये कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में, राजस्थान में। चीन पाकिस्तान का संयुक्त समुद्री अभ्यास गार्जियंस 3 ये हुआ था कराची में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, सूर्य किरण एक बार इंडिया में होता है, एक बार नेपाल में होता है। तो ये इस बार हुआ था इंडिया में, पिथौरागढ़ में। इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 ये हुआ था औंध नाम की जगह पर, पुणे में। दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंदी ये पर्थ में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। 14वां भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ था, मेघालय में। गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। 25T बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया था गुजरात में, शाफ्ट शिपयार्ड भरूच गुजरात में। तो ये क्या है? बेसिकली बुलार्ड पुल टग है जिसका नाम है महाबली। बाकी आपको पता है 7 अक्टूबर को इजराइल ने अचानक हमला कर दिया था, किसके तहत? ऑपरेशन, एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसका नाम था अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। इसके जवाब में जब IDF ने काम करना शुरू किया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, तो उन्होंने एक काम मतलब इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये दोनों ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, जिसके तहत घुसपैठ की हमास के लोगों ने इजराइल की तरफ अल अक्सा मस्जिद को कब्जा करने के लिए, तो उसको नाम दिया था इन्होंने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। और जब जवाब देना शुरू किया IDF ने, तो उसको नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग यानी इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल ये बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। विंड टनल बनाने का उद्देश्य ये होता है कि एकदम से ऊंचाई से कूदना जो हमारे इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं वो सीख सकें। एकदम फ्री फॉल की इन्वायरमेंट वहाँ पे दी जाता है, सिमुलेट किया जाता है रियल लाइफ फ्री फॉल कंडीशंस, यानी एकदम से बिना पैराशूट के आपको कूदना हो तो वैसी कंडीशंस उसमें दी जाती है, लेकिन सेफ तरीके से। तो ये आपका इंडियन आर्मी का पहला वो फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल ही बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है बनाया गया था 21 और 22 अक्टूबर को, ये मनाया गया था न्यू दिल्ली में। ये ध्यान रख सकते हैं डेट और बस वेन्यू, बस इतना जरूरी है। मालदीव के प्रेसिडेंट जो नए अभी बन के आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने कहा है कि फॉर्मली रिक्वेस्ट किया भारत को कि वो अपने सैनिकों को मालदीव से हटा ले, ठीक है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी क्योंकि ये प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट वहाँ पे बना है मालदीव का, तो इन्होंने कहा है कि भारत अपने सैनिकों को, अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटा ले। इंडियन नेवी का जो नया फ्रिगेट आया है सूरत, इसको अनेबल किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत है सूरत, इसका अनावरण किया गया है। इसके बाद सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है ओडिशा से। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। रूस की नई परमाणु सक्षम पनडुब्बी बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रशिया ने ये किया था। तो ये बुलावा जो परमाणु चालित पनडुब्बी है इम्पेरेटर अलेक्जेंडर 3 से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम है बुलावा, रशिया का है ये। रशिया से मतलब बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रशिया ने। ऑबिचरीज में बॉबी चार्ल्टन ये नहीं रहे, इंग्लैंड के फुटबॉलर थे प्रसिद्ध। थॉमस केनेथ मैटिंगली ये नहीं रहे, ये नासा अपोलो 16 अभियान के एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। और ली किकियांग ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये नहीं रही और फॉर्मर गवर्नर भी थी तमिलनाडु की। कार्तायनी अम्मा केरल राज्य साक्षरता मिशन की सबसे उम्र दराज स्टूडेंट थी, काफ़ी चर्चा में आई थी, मतलब काफ़ी एज में इन्होंने पढ़ना शुरू किया था केरल से। तो नारी शक्ति पुरस्कार भी इन्हें मिला था 2020 का। कार्तायनी अम्मा। एस वेंकट रमण
एस वेंकटरमण भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, 18वें आरबीआई गवर्नर थे, ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय सहारा, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप, ये नहीं रहे। स्कीम्स, कैंपेन और इनिशिएटिव्स हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के। रवांडा असाइलम प्लान ही काफी चर्चा में रहा था नवंबर मंथ में। रवांडा असाइलम प्लान क्या है बेसिकली, इसको फॉर्मुलेट किया गया था 2022 में। इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 को अगर यूके में कोई भी प्रवेश करता है इलीगल तरीके से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके या इधर उधर से, तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस दिया जा सकता है, लेकिन उनको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा रवांडा अफ्रीका में एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इक्वेटर के जस्ट नीचे आपकी रवांडा। तो यहाँ पे कहा गया था, यूके ने कहा था कि जो भी लीगली प्रवेश करेगा उसको रवांडा भेज देंगे ये, और वहाँ पर वो रेफ्यूजी स्टेटस अपना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं थी नंबर्स की कि कितने लोगों को रवांडा भेजेंगे। रवांडा से एग्रीमेंट कर लिया था बाकायदा यूके ने, और उनको पैसे वैसे भी दे दिए गए थे। अब वहाँ पे विवाद क्या हुआ है कि यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने इस स्कीम को या फिर असाइलम प्लान को पूरी तरीके से अनलॉफुल घोषित कर दिया है और वॉइड घोषित कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये विभिन्न जो ट्रीटीज़ हैं उसको ब्रीच करता है, और ये रेफ्यूजी प्लान अनलॉफुल है यूके की गवर्नमेंट का। तो इस वजह से चर्चा में आया है। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रवांडा भेज दिया और वहाँ की सरकार ने उन्हें कहीं लौटा दिया, तो ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार कानून है उनका उल्लंघन ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पीएम किसान भाई इनिशिएटिव, काफ़ी चर्चा में था। पीएम किसान भाई, भाई से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? भाई से यहाँ पे तात्पर्य है पीएम किसान भंडारण इनिशिएटिव। भाई का मतलब ये है BHA से भंडारण और I से इनिशिएटिव, तो पीएम किसान भंडारण इनिशिएटिव है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि फार्मर्स एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ हार्वेस्ट के बाद, मतलब कटाई करने के बाद फसल की 3 मंथ तक स्टोर कर सकें अफोर्डेबल रेट्स पर अपने अनाज को, और जब उन्हें सही कीमत मिले तो वो बेच सकें। तो ट्रेडर की मोनोपोली खत्म करना, मिडिलमैन को पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल मार्केट से हटाना, ये उद्देश्य है। किसानों को एक मतलब कुशन मिल जाए, उनका अनाज रखा रहे 2-3 महीने तक, और फिर वो डिसाइड कर सकें किस रेट पर उन्हें बेचना है। तो ये है पीएम किसान भाई स्कीम। इन्होंने कहा है कि इसे पायलट तौर पर 7 राज्यों में लागू करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में इसको पायलट तौर पर लागू किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए 170 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसको पायलट तौर पर 7 राज्यों में लागू करने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इसके बाद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का यानी PBTG का विकास मिशन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। झारखंड के खूंटी जिला से पीएम मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था। इसमें कहा गया था कि जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, PBTG जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उनका विकास मिशन शुरू किया जाएगा। भारत में अब तक करीब 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जो सर्वाधिक ओडिशा में पाए जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। जो कंडीशंस जो है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कम्युनिटी PBTG में आने लायक है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो होंगे जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को शो करते हों, स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो कर रहे हों, लिटरेसी रेट बहुत ही कम हो, और सब्सिस्टेंस लेवल की इकोनॉमी उनके यहाँ पे चल रही हो। ठीक है, मतलब जो अपना विकास कुल मिलाकर खुद से ना कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, या उनके विकास किए जाने की संभावना ना हो, तो उनको पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप सरकार करार दे देती है। इसके अलावा भारत आटा इनिशिएटिव, आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार जो है अफोर्डेबल रेट्स पर गेहूं का आटा बेचना चाहती है। ये 27.5 रुपये किलो पर केजी होगा, मतलब 27.5 रुपये पर केजी ये आटा गेहूं का बिकेगा। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये कहा गया था कि मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इनका नाम बदल करके अब क्या हो जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनका नाम क्या होगा? यही आपके एग्जाम में आएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको देंगे कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र होगा क्या, आरोग्य धाम होगा क्या, या फिर आरोग्यता मंदिर होगा, क्या होगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बन रहा है आयुष्मान भारत के तहत, इनका नाम होगा। और इनकी टैगलाइन होगी आरोग्यम परमम धनम। अभी तक भारत में 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल किए जा चुके हैं पूरे राज्यों और यूटीज में। ए हेल्प इनिशिएटिव या ए हेल्प प्रोग्राम, इसको शुरू किया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। ए हेल्प का यहाँ पर फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव है वुमेन को एम्पायर करना और इनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में काम देना, जिससे वो एनिमल्स के, कैटल्स के डिजीज कंट्रोल में, एनिमल की टैगिंग में और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस जो सरकार करेगी उसमें अपना सहयोग दे सकें वुमेन। इसके बाद हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट जो है ट्रीज कॉल सेंटर की सुविधा नारियल विकास बोर्ड ने डेवलप की है। तो कोकोनट से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी।
राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें तो हर घर सोलर इनिशिएटिव ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 6000 मेगावाट की हमको सोलर क्षमता डेवलप करनी है, जो मतलब रूफ टॉप हो, चाहे वो प्राइवेट घर में हो, चाहे किसी मतलब गवर्नमेंट कह सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाए। हमको कुल मिलाकर सारे रूफ टॉप प्रोजेक्ट से 6000 मेगावाट की क्षमता क्रिएट करनी है उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत। इसको कहाँ पे चलाया जा रहा है? लखनऊ में और वाराणसी में। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, जिसकी क्षमता 1440 मेगावाट है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम ने किया था। नीमच जिले के गांधी सागर के पास एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। किसके द्वारा? ग्रीनको ग्रुप के द्वारा। ग्रीनको ग्रुप करीब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और नीमच डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर गांधी सागर के पास इंडिया का लार्जेस्ट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। महाराष्ट्र ने अपनी पहली एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे जारी कर दी है। इसके बाद नई हाइड्रोजन नीति राजस्थान सरकार की आई। उन्होंने कहा है कि एक टारगेट उन्होंने सेट किया कि इंडिया का जितना भी ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होगा उसमें 20% हिस्सेदारी राजस्थान की होनी चाहिए। ये टारगेट यहाँ की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ने रखा है। और इस तरीके से राजस्थान पहला स्टेट भी बन जाएगा कंट्री का, भारत का, जिसने अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू किया होगा। अब स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो अंडर 19 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता भारत था। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो इंडिया विनर था अंडर 19 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप का। चाइना टेनिस ओपन, इसके पुरुष एकल विजेता रहे थे जैनिक सिनर इटली के, और उप विजेता रहे थे यहाँ पे डैनियल मेडवेडेव रशिया से। 60वां ईरानी कप क्रिकेट ट्रॉफी, ये राजकोट गुजरात में हुआ था। इसके विजेता रहा था शेष भारत। आपको पता है कि मतलब पता होना चाहिए, क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का जो विजेता कह सकते हैं टीम होती है उसके बीच, और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम बनती है उसके बीच खेली जाती है। तो इस बार विजेता रहा रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम आ चुका है। तो कुल मिलाकर सभी विश्व कप ODI मैचेस में उनके कितने शतक हो गए हैं यानी सेंचुरीज? ये हो गए 7 हो गए रोहित शर्मा के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक नया नियम आया है, स्टॉप क्लॉक। इन्होंने कहा है कि स्टॉप वॉच अंपायर्स जो है लिए रहेंगे, और मेंस वनडे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर गेंदबाज अगला ओवर फेंकने के लिए 60 सेकंड से अधिक समय लेता है और तीसरी बार ऐसा करता है तो 5 रन की पेनाल्टी जो है लगाई जाएगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया था इंडिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच से पहले। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी हुई थी, पंजाब ने बड़ौदा को हराया था और मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल की जीत ली। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी, और इस तरीके से अनाहत सिंह जो स्क्वैश प्लेयर हैं, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, सेकंड यंगेस्ट। इंडियन वीमेन फुटबॉल, इन्होंने क्वालिफायर मैच हार गए थे। ये इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम AFC क्वालिफायर टूर्नामेंट जो हुआ था इसमें हार गई थी। किससे? वियतनाम से। और इस तरीके से पेरिस ओलंपिक में इंडियन महिला फुटबॉल टीम नहीं खेल पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ लॉसेस भी पूछ लेते हैं, जरूरी है। भारतीय स्काई डाइवर द्वारा 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। ये काफी जरूरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शीतल महाजन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल स्काई डाइवर टू स्काई डाइव फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 21,500 फीट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। काला पत्थर पीक से ये कूदी थी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 कहाँ पे होगा? ये सऊदी अरब में होगा, ये ध्यान रखिएगा। फीफा मेंस फुटबॉल कप जो होता है वो होगा 2034 में सऊदी अरब में। BNP परिबास ओपन हुआ था, इसका पूरा शेकल तो चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। पुरुष युगल में यूकी भाम्बरी और जूलियन क्रैश की जोड़ी यहाँ पे उप विजेता रही थी, मतलब रनर अप रहे थे मेंस डबल्स वाले में। ये थोड़ा सा देख सकते हैं। ICC ने 10 नवंबर 2023 को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंकाई सरकार द्वारा दखल किए जाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दिया था अस्थायी रूप से। बहुत उम्मीद है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड फिर से वापसी करेगा और श्रीलंका टीम क्रिकेट खेलेगी, लेकिन अभी टेम्परेरीली श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला था श्रीलंका में, उसकी मेजबानी छीन ली गई है। और अब ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। 42वां वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल या आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में जो 42वें वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल जो हुए थे, इसमें 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के पद पर तैनात हैं। तो कर्नल संजीव मलिक, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं 42वें वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स जो कि कोलंबिया में हुए थे वहां पे।
आपको कुछ मंथ पहले हमने एक न्यूज़ बताई थी कि कनाडा से एक ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं डैनियल मैगी, ये खेलेंगे वुमेन्स क्रिकेट में। लेकिन अब आईसीसी ने क्या कर दिया है कि पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को महिला क्रिकेट में भाग लेने से ही बैन कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से कोई ट्रांसजेंडर क्रिकेटर भाग नहीं ले सकते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या फिर इंटरनेशनल मैचेस में। तो इस तरीके से ये आपका कैनेडियन ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डैनियल मैगी अब नहीं खेल पाएंगे। इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है क्योंकि ये खेल ही नहीं पाएंगे अब। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, इसमें भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीता था अनीश भानवाला ने। अनीश भानवाला कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान रखना है शूटिंग से कम ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 37वां नेशनल गेम्स, ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चले थे। आयोजन स्थल इसके गोवा था, लेकिन कुछ खेल दिल्ली में भी हुए थे जैसे साइकिलिंग और गोल्फ। साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में हुए थे इवेंट्स, बाकी सारे खेल यहाँ पे हुए थे गोवा में। गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर था मोगा। 36 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे। मेडल टैली पर टॉप पर रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पर सर्विसेज, थर्ड पर हरियाणा रहा था। मध्य प्रदेश यहाँ पे चौथे स्थान पर रहा था। कुल पदक 112 है। एमपीपीसीएस में स्पोर्ट्स पर काफ़ी फोकस करते हैं, तो ये आप चाहें तो एक बार ध्यान रख सकते हैं। 17 दिसंबर को आपका पेपर है। तो चौथे मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था। कुल मेडल की बात करें तो 112, कुल स्वर्ण की बात करें तो 137। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 15वां रहा था राज्यों में, और कुल मेडल आए थे 71। तो ये देख सकते हैं आप। बिहार आखिरी स्थान पर रहा था। कुल मेडल 8 आए थे बिहार के। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। एशियन गेम्स हमने बता दिया था। पैरा एशियन गेम्स जो हुए हैं, इसमें देख लीजिए आप, मेडल टैली में टॉप पर चाइना रहा था, जो कि होस्ट भी है। हांगजू चाइना में हुए थे। सेकंड पर ईरान। भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर था। पहली बार भारत के पैरा एशियन कॉन्टिजेंट ने 100 से अधिक मेडल निकाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुल 111 मेडल हमने पैरा एशियन गेम्स में जीते, जिसमें गोल्ड मेडल थे 29। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुंदर सिंह गुज्जर और सुमित का नाम ध्यान रख सकते हैं जेवलिन थ्रो में, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आए थे। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भी खत्म हुआ। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला। फाइनल अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1996-2011 में आंशिक रूप से विश्व कप भारत में खेला गया था। पहली बार 2023 में ऐसा हुआ कि सारे मैचेस वर्ल्ड कप क्रिकेट ओडीआई के इंडिया में ही खेले गए, इंडिया के स्टेडियम्स में। कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। कुल विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत हार गया था इसमें। बहुत दुखद वो मोमेंट है, कोई नहीं भूल सकता। 19 नवंबर को पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे इस साल, जिनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। उप विजेता भारत 2 बार विश्व कप विजेता रहा है, 1983 में, 2011 में। सर्वाधिक रन बनाए विराट कोहली ने, 765 रन, 3 शतक 6 अर्धशतक के साथ 11 मैचेस में। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या गोल्डन बैट विराट कोहली रहे। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे फाइनल में। और बाकी कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंजेलो मैथ्यूज पहली बार टाइम आउट यहाँ पे किए गए थे। विश्व के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनको टाइम आउट से मतलब जो है आउट घोषित किया गया था। टाइम आउट का मतलब है कि क्रीज पे पहुंचने का जो नियम होता है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद, वो थोड़ा सा उसमें लेट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस तरीके से दोहरा शतक इन्होंने विश्व कप में लगाया। कुल मिलाकर तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया। विराट कोहली के एक दिवसीय मैचेस में 50वां सेंचुरी भी इसमें पूरा हुआ था। 50वीं सेंचुरी उन्होंने पूरी की थी किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आ जाएंगे समिट सेक्शन पे। 23वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका में। इसमें भारत जो है रिम एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है अगले 2 वर्षों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था कपूरथला पंजाब में। वन प्लैनेट पोलर समिट ये हुई थी पेरिस फ्रांस में। वेन्यू खाली इंपॉर्टेंट है, फ्रांस ने इसको होस्ट किया था। और ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन खर्च करने का कमिटमेंट किया था फ्रांस ने। एआई सेफ्टी समिट ये हुआ था ब्रिटेन में, बकिंगम शायर ब्रिटेन में हुआ था। एआई फॉर गुड इसकी थीम थी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का ये सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। चौथा G20 वित्त मंत्रियों और गवर्नरों का बैठक ये माराकश में हुआ था, मोरक्को में। 6th इंटरनेशनल राइस कांग्रेस ये हुआ था मनीला, फिलीपींस में। पहली बार जो है चावल कांग्रेस, इंटरनेशनल राइस कांग्रेस जहाँ पे है उसके हेडक्वार्टर में हुआ, नहीं तो पहले बाहर ही होता था। अगला है SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक जो हुई थी, ये बिश्केक में हुई थी, किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान ने इस मीटिंग को होस्ट जरूर किया था, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना है कि इस साल SCO की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास है। इस साल SCO की अध्यक्षता किसके पास है? भारत से अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी इस साल जुलाई में?
मैंने बताया था आपको कजाकिस्तान ने। तो करंट चेयर जो है 2023-24 की अवधि के लिए ये किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है, ध्यान रखिएगा। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक ये हुई थी ओसाका में, जापान में। G7 की अध्यक्षता इस साल जापान के पास ही है। 18वीं भारत वियतनाम की संयुक्त आयोग की बैठक ये वैसे हम लोग लेते नहीं कभी, लेकिन इस बार मैं ले रहा हूँ क्योंकि एक कम्मेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया था। 50 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हुए हैं इंडिया और वियतनाम के, इस वजह से यहाँ पे एक कम्मेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया था सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। इस वजह से हमने इसको लिया है। इंडिया वियतनाम के राजनयिक संबंधों कितने साल पूरे हो रहे हैं? 50 वर्ष। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के, इन्होंने घोल मछली जो है, घोल फिश, इसको गुजरात की राजकीय मछली भी इसी कॉन्फ्रेंस में घोषित किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस ये हुआ था देहरादून, उत्तराखंड में। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिजाइलेंस। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल्स की मीट हुई थी, ये गांधीनगर में हुई थी, गुजरात में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2023, इसका आयोजन हुआ था लंदन में। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल तौर पर हुआ था, लेकिन भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया था। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल तौर पे हुआ था नवंबर 2023 में। उद्घाटन सत्र का जो थीम या विषय था, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, और समापन सत्र का विषय था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। ये थीम थी। इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन या इस्लामिक अरब समिट हुई थी रियाद, सऊदी अरब में। इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा के लिए ये असाधारण इस्लामी अरब समिट का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से अरब लीग और OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के जो राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये प्रगति मैदान में हुआ था दिल्ली में, और भागीदार राज्य इसमें थे बिहार और केरल। ठीक है, भागीदार राज्य बिहार, केरल, और सेंट्रल स्टेट कौन से थे, यानी कि फोकस स्टेट कौन से थे? फोकस स्टेट थे इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ओडिशा ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था केंद्र शासित और राज्यों की श्रेणी में, और असम को रजत पदक मिला था, राजस्थान को कांस्य पदक। राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता था। तो जिस भी राज्य में आप आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हीमेटोलॉजी की 48वीं कांग्रेस इस बार हुई थी लखनऊ में। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लगभग 15 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव यानी मिलेट फेस्टिवल ये हुआ था दक्षिण जकार्ता, इंडोनेशिया में। ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, आसियान कंट्रीज जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। 5th इंडिया US की 2+2 डायलॉग ये हुई थी न्यू दिल्ली में, और दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग ये हुआ था न्यू दिल्ली में ही। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत 2+2 करता है डायलॉग, US के साथ भी करता है और जापान के साथ भी करता है। तो इस तरीके से सभी क्वाड कंट्रीज के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। UCCN एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 ये हुई थी ब्रागा में, पुर्तगाल में। ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ये हुआ था भारत मंडपम में, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। तो इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। और 11वीं भारत और UAE की उच्च स्तरीय कार्यबल बैठक ये हुई थी अबू धाबी में। ये भी कोई खास बैठक ही नहीं है, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। छठी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता उच्च स्तरीय बैठक ये हुई थी ओपेक सेक्रेटरीट वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद A20 एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान समिट और एग्जीबिशन ये हुआ था कुआलालंपुर में, मलेशिया में। इतने ही समिट कॉन्फ्रेंस जरूरी है। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? UPSC कई बार पूछ लेता है इसको, बस इतना जरूरी। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है IMF और वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट जारी करते हैं वो काफ़ी जरूरी हो जाता है। इसमें भारत की विकास दर अनुमानित की गई है वर्ष 2023 के लिए 6.3 और 2024 के लिए भी 6.3। याद करना आसान है। इसके बाद फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट आई है, जो हर साल मतलब एक तो आती है नवंबर में, एक साल के मिड में आती है जून जुलाई में। तो मुकेश अंबानी टॉप पर हैं इसमें। गौतम अडानी एक बार फिर से सेकंड पर आ गए हैं फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 की रिच लिस्ट में। और भारतीय महिलाओं की सूची में टॉप पर हैं सावित्री जिंदल ग्रुप से, और सेकंड फिर रेखा झुनझुनवाला। उसके बाद एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची आई थी, इसमें परोपकारी पूंजीपतियों की सूची आती है, सबसे ज़्यादा दान जो करते हैं। तो शिव नाडर हमेशा टॉप पर रहते हैं इसमें। सेकंड पर अजीम प्रेम जी हैं। 2023 में विश्व के शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर कौन से हैं? तो हेनले एंड पार्टनर्स ने बताया कि सबसे रिच सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है, फिर टोक्यो है, और फिर द बे एरिया है, द खाड़ी क्षेत्र।
और विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची आई है, तो इसमें टॉप पर रखा गया है अजय बंगा को। ठीक है, ये इंडिया के नहीं हैं, ये मास्टर कार्ड से जुड़े हुए थे, अब वर्ल्ड बैंक के कह सकते हैं हेड बन गए हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड अजय पाल सिंह बंगा। और ये अमेरिकन सिटीजन है, हाँ भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भाविश अग्रवाल, राजीव जेसा, गीता अय्यर, उसके बाद ये जिगा शाह, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा, अमित कुमार सिन्हा, ये इनका हमने सूची दे रखी है। इसमें टॉप ही ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा जो है ये टॉप पर रखे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनको इस बार टाइम के कवर पेज पे दिखाया गया था। टाइम के कवर पेज पे आना अपने आप में बड़ी बात है। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे दिखाया नवंबर के एडिशन में शेख हसीना को, और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होने के साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है ये। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, ये एक बार साल के मिड में आता है और एक बार साल के एंड में। तो मार्च 2022 से लेकर फेब 2023 के डेटा पर आधारित है ये, तो एकदम लेटेस्ट हम लोग कह सकते हैं। कुल अंडा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस स्टेट का है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में अभी बीच में आपने सुना था राजस्थान आ गया था इन्हीं के स्टैटिस्टिक्स में साल के मिड में, लेकिन अब राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर से टॉप पर आ गया है। पूरे देश में हम दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 15.72% है। इसके बाद राजस्थान है जस्ट पीछे, और फिर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कितने नंबर पर है, एमपीपीसीएस वाले ध्यान रखिएगा। एमपीपीसीएस पर इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि नियरेस्ट एग्जाम यही है, बाकी कोई ऐसा खास लगाव नहीं है। सभी स्टेट पीसीएस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स में दूध, अंडे का और मीट का ज़्यादातर बताते हैं, मीट का इस बार नहीं बताया है। टॉप पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में टॉप पर है, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल में ये है। एल नीनो एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न टिल अप्रैल 2024। एल नीनो जो प्रभावित करता है ग्लोबल वेदर को, ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक प्रभावित करता रहेगा। इसमें कहा गया है कि एल नीनो इफेक्ट से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमको हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स और ड्रॉट और भी आगे देखने को मिल सकती हैं। इसमें कहा गया कि वार्मर देन नॉर्मल विंटर सीजन होगा इस बार इंडिया का, और स्टॉर्मियर देन नॉर्मल प्री मानसून सीजन होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। और इस बार ये भी कहा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून इस साल का औसत से कम वर्षा लाया था भारत के लिए। हालांकि 2024 में साउथ वेस्ट मानसून पर, भारत के साउथ वेस्ट मानसून पर एल नीनो का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है, और इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। बागवानी फसलों का ये डेटा आया था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। तो न्यूनतम वृद्धि या फिर कह सकते हैं नॉमिनल ग्रोथ यहाँ पर हुई है थोड़ी सी 2021-22 की तुलना में 22-23 में। सब्जियों के उत्पादन जो है थोड़ा सा, सब्जियों का उत्पादन भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। वृक्षारोपण फसल यानी प्लांटेशन क्रॉप्स का उत्पादन भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। तो थोड़ी थोड़ी नॉमिनल वृद्धि हुई है यहाँ पर, 1-2% की, ज़्यादा नहीं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई डेटा है नहीं इसमें याद करने वाला। ये आखिरी आंकड़े जो आते हैं, फाइनल एस्टिमेट, 4 बार आंकड़े आते हैं ये आपके प्रमुख फसलों के उत्पादन के, 1, 2, 3, 4 हर 3 महीने में आते हैं। तो ये लास्ट वाला है नवंबर में जो आया है 2022-23 में फाइनल एस्टिमेट प्रोडक्शन का जो है, इसमें खाद्यान्नों का बस एक बार जरूर देख लिया करिए क्योंकि यही आता है। तो खाद्यान्नों का यानी फूड ग्रेन्स का कितना रहा है टोटल, 3296.87 लाख टन। बाकी सबका मेरे हिसाब से याद रखना जरूरी आपको नहीं है, लेकिन हमने लिख के दे दिया है फॉर रेफरेंस कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है। तो जैसे टोटल फूड ग्रेन है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका आप देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा राइस और वीट का ही है। सिंपल आप देख सकते हैं इसमें। नवंबर मंथ के एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शोधकर्ताओं ने छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी जिसका नाम साइटोडैक्टाइलिस ओवरेंटेंसिस है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में खोजी जाती हैं ज़्यादातर ऐसी छिपकलियाँ। मिजोरम यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ऑब्वियस, उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना काफ़ी चर्चा में है पिछले करीब एक सप्ताह से। तो सुरंग दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडल गांव तक निर्माणाधीन जो सुरंग थी चारधाम को कनेक्ट करने वाली, उसका एक भाग जो है ढह गया था जिसके कारण 41 मजदूर जो है ट्रैप हो गए थे टनल में। ठीक, दुर्घटना चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के एक भाग के रूप में बनाई जा रही थी जिसका उद्देश्य उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में पूछेंगे उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके तहत ये टनल रेस्क्यू किया गया उत्तरकाशी में। तो इसका नाम है ऑपरेशन जिंदगी। ये ध्यान रखना है आपको, ऑपरेशन जिंदगी इसका कोड नेम था ऑपरेशन का।
नवंबर मंथ 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष राष्ट्र घोषित किया है? तो इंडिया को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वें काउंसिल मीटिंग जो कि उनके हेडक्वार्टर लंदन में हुई थी, इसमें इंडिया को प्रेसिडेंट या फिर चेयर डिक्लेयर कर सकते हैं दी गई है ईयर 2024 के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना प्रथम स्टैंड अलोन स्वदेश हस्तकला स्टोर का उद्घाटन किया है? तो कोई भी सोचेगा कि सारा गढ़ उनका मुंबई में है, तो ये मुंबई होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद में खोला गया, इसी वजह से हमने क्वेश्चन को लिया है। एग्जाम पूछेंगे तो इसी तरीके से पूछेंगे। हैदराबाद में पहला इन्होंने अपना हस्तकला स्टोर खोला है जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश नाम है इसका, स्वदेशी नहीं नाम है। भारत के प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सही है? निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक जो एक्सिस बैंक है, अपने फिनटेक स्टार्टअप 5 के साथ साझेदारी में एक नंबरलेस रुपए द्वारा संचालित एक नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 1, 2 एंड 3 सभी करेक्ट हैं, डी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया 2 नवंबर को? तो ये किया था श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। इसके बाद नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2013 में सीरिया में नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर सीरिया के राष्ट्रपति, उनके भाई और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो किस कंट्री की अदालत ने जारी किया है? फ्रांस की अदालत ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल न्यूज़ भी आ रही हैं। सिविलियंस के खिलाफ सीरिया में बैंड केमिकल वीपन्स यूज़ किए गए थे 2013 में। तो ये यहाँ पे फ्रांस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के नाम। कैरेबियाई आइलैंड समूह में जो डोमिनिका है, इसने वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे घोषित किया है स्पर्म वेल्स के लिए। इंडेंजर्ड स्पर्म वेल्स के लिए वर्ल्ड फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित किया है। सही। इसके बाद 10 नवंबर 2023 को देश के दक्षिण पश्चिमी रेक्सजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद आइसलैंड घोषित कर दिया है। आइसलैंड ने मतलब आपातकाल घोषित कर दिया है, माफ़ कीजिएगा। तो आइसलैंड ने आपातकाल घोषित किया था अर्थक्वेक के कारण 2023 में। ये ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही होगा। 27 सितंबर 2023 को भारत के पहले मानचित्रण संग्रहालय यानी कार्टोग्राफी म्यूजियम की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? मसूरी में, उत्तराखंड में। किसके द्वारा की गई ये बताना है। इसकी शुरुआत की है वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देख रहे हैं, मतलब टूरिज्म विभाग को देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उत्तराखंड में सतपाल महाराज उन्होंने किया। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम में कहाँ पे खुला है? मसूरी, उत्तराखंड में। ये लोकेशन, ये वेन्यू जरूर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो नागालैंड में उनका पहला मेडिकल कॉलेज ये जाकर खुला है अब अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में निम्नलिखित में से किस या किन कंपनियों की 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूर कर दिया है? जब भी कोई बड़ा एक्विजिशन होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन या फिर उनकी मंजूरी ज़रूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 100% स्टेक जो है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के एक्वायर किए जाने हैं किसके द्वारा? तो इसमें पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड का भी हिस्सा रहेगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का भी रहेगा, आरईसी का भी रहेगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का भी रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चारों का ही इसमें हिस्सा रहेगा इस एक्विजिशन में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। यहाँ पे सही है, डी सही उत्तर है। अक्टूबर 2023 में पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर जो कोइनू नामक तूफान आया था, निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक इसने प्रभावित किया? कोइनू ने। तो वैसे तो पूरे हिस्से को प्रभावित किया था, लेकिन इसमें लिखा है मोस्ट अफेक्टेड बाय स्टॉर्म नेम्ड कोइनू। तो कोइनू ने सर्वाधिक प्रभावित किया था ताइवान को और हांगकांग को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ताइवान एंड हांगकांग। सी यहाँ पे सही है। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था पीएम मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा वो पड़ोसी देश है जिसने आवारा कुत्तों की संपूर्ण आबादी का सफलतापूर्वक वंध्याकरण और टीकाकरण कर दिया है? तो सक्सेसफुली मतलब उनको स्टरलाइज कर दिया है और वैक्सीनेट कर दिया एंटायर पॉपुलेशन को, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा ना रहे। तो ये करने का काम किया भूटान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, भूटान। तो भूटान का कहना है कि 2009 से उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 14 साल बाद फाइनली उन्होंने कुत्ता जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हाल ही में थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया ने भारतीयों को अपने देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की थी कुछ समय के लिए, फॉर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ये सही है। इसके बाद है कि नवंबर 2023 में यमन के विद्रोही संगठन हूती ने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नामक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा इनकरेक्ट है बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सितंबर 2023 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर स्थल ममल्लापुरम में ऐतिहासिक जो शोर मंदिर है, ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन करके उभरा है। यानी कि हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये बन गया है ममल्लापुरम का शोर टेम्पल तमिलनाडु में। तो ये यहाँ पे सही हो गया पहला कथन। दूसरा कथन है कि नेपाल फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बन गया है जिसने ऑफिशियली अपने मतलब कह सकते हैं देश में सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को रजिस्टर किया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को राज्य में बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल को के गठन को मंजूरी दी है? तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है STPF इसको गठित करने का आदेश दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, अरुणाचल प्रदेश। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने क्रिएट की थी अपने 3 टाइगर रिजर्व के लिए, नामदफा, पक्के और कमलांग। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। नीव साहित्यिक फेस्टिवल या नीव लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्या सही है? इसका और मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहाँ पे हुआ था इनॉग्रल इसका? बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में नीव लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। इसकी थीम थी व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, मतलब बिना कहानियों के बचपन कैसा। तो ये भी सही है। 2017 में इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। नीव बुक अवार्ड जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आप सोचेंगे बेंगलुरु के इतने इंटरनल कल्चरल फेस्टिवल को हम लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए समय बदल रहा है और अब विभिन्न एग्जाम्स में कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया उतना ही आएगा, लेकिन सिंपल ही आ सकता है कि न्यू लिटरेचर फेस्टिवल किस स्टेट में हुआ, तो उसका आंसर हमको लगाना है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया था? तो आप गेस कर लेंगे आराम से, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानी दुर्गावती के 5वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में वीरांगना दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया था। वीरांगना दुर्गावती की 5वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट इन्होंने जारी किया। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर किसी को भी लग रहा है कि धौलपुर करौली जो है ये 54वां है, तो आप गलत सोच रहे हैं। धौलपुर करौली जो है ये 54वां नहीं, वीरांगना दुर्गावती 54वां है। धौलपुर करौली जो है भारत का 55वां बनेगा अभी, जब सारे स्टेप इसके नोटिफिकेशन के पूरे हो जाएंगे। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का ये डिसीजन चर्चा में रहा था। राज्य के निवासियों को निजी नौकरी में 75% आरक्षण का जो प्रावधान था, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। ये कहा था कि द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट जो 2020 में आया था, ये पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स का, उसको वायलेट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आप जो है हरियाणा के निवासी नहीं हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, बोथ 1 और 2 करेक्ट। दिव्य कला मेला के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको इसमें फाइंड करना है। तो दिव्य कला मेला के बारे में देखें तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 6 से 15 अक्टूबर के बीच, सही, दिल्ली में। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कह सकते हैं हम लोग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ये इनिशिएटिव है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। अच्छा, अब कहाँ कहाँ हो चुके हैं दिव्य कला मेला, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में भोपाल में भी हो चुका है मार्च 2023 में, इंदौर में हुआ था जून में, जयपुर में हुआ था, वाराणसी में हो चुका है, और सिकंदराबाद हैदराबाद में हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है, नवंबर 2023 में किस देश ने चिकनगुनिया के बचाव के लिए विश्व की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दे दी थी। इक्सचिक वैक्सीन जो है इसको एफडीए ने अप्रूव किया है। तो एफडीए कहाँ की ड्रग एजेंसी है, ये है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज शुरू किया है। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कुल मिलाकर के जो यूएलबीज हैं उनके डेवलपमेंट मैट्रिक्स का एक रोबस्ट डेटाबेस क्रिएट करना। तो यूएलबीज जो है कि किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। हमारा आंसर हो जाएगा सी। साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, इस प्रदर्शनी के बारे में क्या सही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये एक कला प्रदर्शनी है, ठीक है, मतलब आर्ट एग्जीबिशन है। इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने, और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सांखला फाउंडेशन के साथ मिलकर के, जिससे प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको बनाया जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रथम हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। तो इन्होंने हरी झंडी दिखाया था गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को। सही कथन या कथनों को चयन करना है। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के लगभग 1/3 परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ये डेटा सही है। बाकी बिहार करंट अफेयर में पूरा डेटा बताया जाएगा जो जो आपको जानना जरूरी है कास्ट सेंसस के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड इन स्कूल्स इन दिवाली, न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका, माफ कीजिएगा। न्यूयॉर्क में पहली बार मतलब दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी की गई थी, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है, ये बना है चिली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, चिली। चिली की राजधानी क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था शेड्यूल जनरल इलेक्शंस जो होने हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, कुल मिलाकर के किस कहाँ पर नहीं होना है बताना है। तो महाराष्ट्र में नहीं होना है, बाकी 4 जगह होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसमें महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना है अभी अक्टूबर में। अक्टूबर 2023 में केरल का कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया इंडिया का जिसके पास अपना डिस्ट्रिक्ट ट्री होगा, डिस्ट्रिक्ट फ्लावर होगा, डिस्ट्रिक्ट बर्ड होगी, ये सब। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से उसके मतलब ऑफिशियल ट्री हैं कासरगोड के, कौन सा ऑफिशियल बर्ड है, कौन सा ऑफिशियल फ्लावर है, ये सब। तो कासरगोड का ऑफिशियल ट्री कौन सा होगा, कंजीरम होगा, कंजीरम। ऑफिशियल बर्ड यहाँ पर होगी वाइट बिल्ड सी हॉक। ऑफिशियल फ्लावर यहाँ पर होगा पेरिया पोलाथली, ऑफिशियल फ्लावर पेरिया पोलाथली, और ऑफिशियल स्पीशी भीमनम्मा। तो ये यहाँ पे सही है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, हमसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है भारत का पहला जिसके पास अपना ऑफिशियल ट्री, अपना ऑफिशियल फ्लावर और अपनी ऑफिशियल स्पीशी होगी। और ऑफिशियल स्पीशी का मतलब है यहाँ पर एनिमल स्पीशी है या लिविंग स्पीशी है, मतलब जीव जो है यहाँ का ऑफिशियल वो होगा। कैंटर का विशालकाय सॉफ्ट सेल कछुआ, इसी को भीमन अम्मा कहा जा रहा है। ठीक है, भीमन अम्मा क्या है, बेसिकली एक सॉफ्ट सेल टर्टल है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम के बारे में क्या सही है, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम। ये EESL का यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि एक जॉइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। इनका उद्देश्य है कि पूरे भारत में करीब 20 लाख इंडक्शन चूल्हे लोग यूज़ करें, उनकी मतलब इंस्टॉल किया जाए। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL करीब 1 करोड़ BLDC फैंस और 20 लाख एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन कुक स्टोव्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमने क्या किया था, LEDs डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। पश्चिमी घाट में जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है।
आईआईटी बॉम्बे की, इन्होंने कहा है सॉइल इरोजन जो वेस्टर्न घाट रीजन में ये बढ़ गया है 94% से पिछले, अगर हम 30 सालों की बात करें 1990 से 2020। तमिलनाडु की स्थिति सबसे खराब रही है, यहाँ पर जो सॉइल इरोजन है 1990 के कंपैरिजन में 2020 में 121% तक बढ़ गया है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को जो दो उनके स्कीम्स चलती हैं, लोन स्कीम्स, लोन प्रोडक्ट, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद करने का यहाँ पे आदेश दिया था बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। तो ये सही है। सीबक थॉर्न फ्रूट जो है ये 4th प्रोडक्ट बन गया है लद्दाख का, जिसको जीआई टैग मिल गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नवंबर 2023 में भारी मौसमी बारिश के कारण सोमालिया में आई भीषण बाढ़ को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना के रूप में करार दिया है। तो ये सही है। दो जलवायु संबंधी परिघटनाएं जो होती है अल नीनो और हिंद महासागर डाइपोल या इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी जिसको बोलते हैं, इसके इम्पैक्ट के कारण बहुत तेज बारिश यहाँ पे सोमालिया में होने लगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अक्टूबर 2023 में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वीजल, ये फीट हासिल किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर डी, जापान। ग्वालियर और कोझिकोड चर्चा में रहे थे, ये बताना है कि क्या कथन इनके बारे में और कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना है। ग्वालियर सिटी जो मध्य प्रदेश का और कोझिकोड जो केरल में है, इनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने ग्वालियर को एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक शामिल किया है और कोझिकोड को फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया है। 55 न्यू सिटीज़ जो हैं ये जोड़ी गई हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। आपको पूरे वर्ल्ड के नहीं ध्यान रखने, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्राइमर दे दिया है। ग्वालियर म्यूजिक के लिए, कोझिकोड क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का लिटरेचर के लिए, बुखारा क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए, कसब्लांका जो है मोरक्को का सिटी है मीडिया आर्ट्स के लिए है, और शोंगशिंग जो है ये डिज़ाइन के लिए, काठमांडू फिल्म सेक्टर के लिए। तो इनको जोड़ा गया है अभी हाल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी ने भारत के पहले पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में गढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है देहरादून में, इन्होंने सेटअप किया एक पॉलीथीन बैंक, जहाँ पर लोग अपनी पॉलीथीन जा करके देंगे और जो है कंपनसेशन उनको मिलेगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा नगर निगम के द्वारा या कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा। इसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों का लोकार्पण किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे यहाँ पे शिक्षा मंत्री, और मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के सीएम इस समय तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4 सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया है? तो रॉयल्टी की दर तय की गई लिथियम के लिए, नायोबियम के लिए और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा झूला घाट सस्पेंशन पुल के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें है कि भारत को जोड़ने वाला, ये भारत को नेपाल से जोड़ने वाला ये पुल है। बैतडी जिले में बने झूला घाट सस्पेंशन पुल पूरी तरीके से अब ऑपरेशन में है। सही। इस पुल का निर्माण महाकाली रिवर के ऊपर किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ब्रिज जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को, जो कि उत्तराखंड में है, इसको बैतडी डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल में, उससे जोड़ने का काम करता है। इस वजह से इस तरीके से इंडिया और नेपाल कनेक्ट होते हैं एक सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। भोपाल का महिला थाना ये फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बन गया है देश का, जिसको सर्टिफाई किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO के द्वारा। सही। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में बच्चे क्विज लगा सकते हैं और जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। एक्चुअली इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।
हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में स्थित ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके अब किसके नाम पर रख दिया गया है? तो सिंहासन कक्ष अब जाना जाएगा एकता कक्ष के नाम से। इसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, अब नाम होगा सिंहासन कक्ष की जगह। तो ये जाना जाएगा फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर आपका ये कोलकाता स्थित राजभवन में सिंहासन कक्ष, सी यहाँ पे सही है। ये पेंटिंग काफी चर्चा में रही थी, फेमे ए ला मॉन्ट्री, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन विमेन विद अ वॉच। विमेन विद अ वॉच जो है इसको बेचा गया अभी हाल में। पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग है, 139 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया एक ऑक्शन में। ये जो है पिकासो की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सोल्ड पेंटिंग बन चुकी है। अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग पाब्लो पिकासो की जो बिकी है लेस डैम्स डी एल्गर के नाम से, जिसको 179.3 मिलियन में 2015 में बेचा गया था। तो पाब्लो पिकासो की दूसरी सबसे महंगी बिकी पेंटिंग है विमेन विद अ वॉच। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग लगातार सुनते रहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये समझौता किया भारत ने, क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण भारत करने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे खनिज जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं। और इन खनिजों की उपलब्धता या भंडारण में यदि कमी है तो कुछ भौगोलिक स्थानों पर आपूर्ति श्रृंखला में क्षरण यानी कि उसमें डिक्लाइन हो सकता है, व्यवधान पड़ सकता है, या भारी संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ये डेफिनेशन है क्रिटिकल मिनरल्स की। ये भारत की ऑफिशियल कमेटी जो बनी थी उन्होंने इसको डिफाइन किया था। गवर्नमेंट ने करीब 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका एक्सप्लोरेशन जीएसआई करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में सही हैं, सी यहाँ पे सही है। आप किन्हीं 5 कम से कम क्रिटिकल मिनरल्स का नाम कमेंट करके बताइए जो 30 की लिस्ट हमने दी है। इसमें से जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें यूपीएससी आगे पूछ सकता है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि कौन से शामिल नहीं है क्रिटिकल मिनरल की सूची में। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया था। दिव्यांग कर्मचारी जिसको संचालित करते हैं। इसमें बताना गलत कौन सा है? तो पहला वाला तो सही है। सेकंड है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े में बैठी प्रतिमा, घुड़सवारी वाली प्रतिमा लॉन्च की थी पुणे में, ये सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। और इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही कथन जो है करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ष 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑब्वियसली एआई को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर, बी यहाँ पे सही है। 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मुंबई में जो 10 दिवसीय मियामी फेस्टिवल हुआ था, इसकी मेजबानी जो है किसने की थी बताना है। इसको होस्ट किया था प्रियंका चोपड़ा ने और ईशा अंबानी ने। 1 and 3 ओनली यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग देखेंगे नवंबर 2023 में भारत बोटैनिक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है? भारत बोटैनिक्स जो है गोंडल नाम की जगह पर राजकोट में इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट जो है इस्टेब्लिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहला संस्थान बन गया है जिसने पूर्वी अफ्रीका तंजानिया के एक द्वीप जंजीबार में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर या ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया किसने? आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, आईआईटी मद्रास। और मैंने बताया आपको अबू धाबी में कैंपस खुलने वाला है जल्द, आईआईटी दिल्ली का, वो ग्लोबल कैंपस होगा। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी। तो देश का पहला भी यहीं पे खुला था, नमो घाट वाराणसी में, और सेकंड भी यहीं पर खुला है सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन, ए यहाँ पे सही है। और दिसंबर 2021 में इंडिया फर्स्ट और उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन यहीं पर खुला था, वाराणसी में ही, नमो घाट में। 29 अक्टूबर 2023 को तुर्की गणराज्य ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इनकी 100वीं एनिवर्सरी थी तुर्की के गठन की या सर्जन की, हम लोग कह सकते हैं। लॉसेन ट्रीटी जो हुई थी 1923 में,
और अब चल रहा है 2023, तो 100 साल पूरे हो गए। 29 अक्टूबर 1923 को लॉसेन ट्रीटी जो है साइन हुई थी, या फिर कह सकते हैं 29 अक्टूबर को ऑफिशियल टर्की एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित हुआ था। सी यहाँ पे सही है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A कहती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध सरकार लगाने के लिए कह सकते हैं पावर है सरकार को, ये सही है। सेकंड है कि बैटिंग और गैम्बलिंग जो है ये सेंट्रल लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल में, ये रॉन्ग है। बैटिंग और गैम्बलिंग जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो ये रॉन्ग है। सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग को परमिट करता है। और 69A जो सरकार को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक कर सकती है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। केंद्रीय सूची नहीं राज्य की सूची में है सट्टेबाजी और जुआ या द्यूत। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्या सही है? विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 गीगावाट का ये अल डफरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। कहाँ पे? यूएई में, अल दफरा में। और ये प्लांट जो है 35 किलोमीटर डाउनटाउन अबू धाबी में लोकेटेड है। एक्चुअली अल दफरा जगह नहीं है, ये प्लांट का नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। ये अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर है और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि करीब 2 लाख घरों में बिजली दी जा सकती है। तो ये यहाँ पे सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। करेक्ट बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। दोनों आंसर यहाँ पे, दोनों कथन सही है। नवंबर 2023 में किस देश में स्थित यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने लुप्त महाद्वीप आर्गोलैंड की खोज की है? तो एक आर्गोलैंड एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है। ठीक है, ये कहा गया है कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से करीब 155 मिलियन साल पहले अलग हो गया था टेक्टोनिक फोर्सेस से। तो ये नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। नीदरलैंड के जो यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि आर्गोलैंड एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो अलग हो गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 155 मिलियन वर्ष पहले। महिला आरक्षण विधेयक जो है विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको नारी वंदन बिल कहा जा रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया था। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या फिर नारी शक्ति वंदन विधेयक है। तो ये सितंबर का है, हमने इसको लिया नहीं था जब तक एक्ट बन नहीं जाता, टोटल प्रोविजन नहीं बाहर आ जाते। खैर इसको करा दे रहे हैं, शायद पूछ लें अभी हाल में। ठीक है, बिल का प्रोविजन है कि 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वुमेन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व की जाएंगी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 2024 में जब सेंसस और डेलिमिनेशन एक्सरसाइज हो जाएगी तब ही ये अस्तित्व में आ पाएगा नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2023 में 18 तारीख को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का वेटरनरी साइंस कॉलेज ये कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हालांकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी हमने करा दिया था। इलॉन मस्क का जो स्टार्टअप है न्यूरलिंक, जो काफ़ी चर्चा में है, इन्होंने कहा है कि एफडीए से उनको अप्रूवल प्राप्त हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन में वो एक चिप लगा करके ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑटोमेटेड google.org इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग एनालिसिस सोल्यूशन 24/7 प्रदान करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सी हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट। डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन अनुसार विश्व में ग्रीनलैंड क्षेत्र में समुद्र का तापमान 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर्स की संख्या घट रही है। तो ये सही है। नवंबर 9 तारीख को इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के फेवर में वेट किया, जिसमें इजरायली सेटलमेंट्स जो फिलिस्तीन में है उनके खिलाफ जो रिजोल्यूशन अभी मतलब कह सकते हैं उठाया गया था, इसमें 145 कंट्रीज ने वोट किया इजरायली सेटलमेंट जो फिलिस्तीन में उसके खिलाफ। इंडिया ने भी इसी के फेवर में वोट किया। सही, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे है। इसमें देख लीजिए कि किसने जो है फेवर में वोट किया, तो इंडिया ने फेवर में वोट किया। जिन कंट्री ने अगेंस्ट वोट किया वो कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड है और माइक्रोनेशिया है, नोरू आइलैंड है, अमेरिका है। ठीक,